चलो भाई। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी इंडियन इकोनॉमी। और ये बुक हम स्टार्ट करने तो जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे सारे बच्चे एक बार आ गए हों तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नई बुक स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां से एकदम बेसिक से पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। तो इंडियन इकोनॉमी, सभी लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में भली भांति जानते हैं। आपने 11th क्लास में एक बुक पढ़ी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहां पे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है आपके सामने, इकोनॉमी। आपने इकोनॉमी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है भाई। तो वहां पे हमने वर्ड इकोनॉमी को सबसे पहले समझा था। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जरा तो सोचेंगे समझेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी एक प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां से हमारे लिए, जहां पे हम वर्क करके अपने लिए लिविंग्स अर्न करते हैं। यानी एक ऐसा स्थान जहां से हम अपने जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज अर्न करते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है इकोनॉमी। लाइट तो नहीं पड़ रही ना भाई यहाँ पे बोर्ड पे? थोड़ा सा इधर पड़ रही है क्या लाइट? यार ये किसका माइक ऑन है? सुबोध जी, इस माइक को ऑफ कर दीजिए भैया। वेरी गुड। चलो भाई, इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस जहां से हमारे लिए हम लिविंग अर्न करते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। अब देखो, हमने टाइप्स पढ़ी थी, इसके अलग अलग टाइप्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसकी 3 टाइप्स पढ़े थे हमने कि एक प्लेस जहां पर हम वर्क करते हैं, अर्न करते हैं अपने लिए, उस प्लेस को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इसके ब्याह पे हमने 3 टाइप्स पढ़े थे इकोनॉमी के। 3 टाइप में आपका सबसे पहला जो टाइप था बच्चों, एक सेकेंड, सबसे पहला टाइप आपका, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये शोर हो रहा है बाहर, तो मैंने कहा एक बार भाई साहब को रोक लिया जाए। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड थर्ड हमने पढ़ा था मिक्स्ड। यानी अलग अलग बेसिस पे उन्होंने अपनी अपनी एक इकोनॉमी बना रखी है। कुछ लोग जिनको मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे आपका प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल होता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। प्राइवेट कंपनी, एक सेकेंड यार भाई, मत बजा। चलो भाई, भाई ने मान ली मेरी बात। पहली इकोनॉमी हमने देखी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल होता है प्राइवेट द्वारा। दूसरी हमारी सोशलिस्ट, जहां पे प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा है आपका जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं, इस इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की आपकी इकोनॉमी है, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। 3 तरह की इकोनॉमी है। तीनों तरह की इकोनॉमी में प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल होता है। हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होती है। सेम ऐसे ही इंडिया, इंडिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया की भी एक इकोनॉमी है। यहाँ पे अगर मैप बना करके दिखाऊं छोटा सा, तो ये इंडिया है, एक ऐसा प्लेस जहां पे लोग आकर के काम करते हैं और अपने लिए लिविंग अर्न करते हैं। तो ये एक इकोनॉमी बन गई, जिसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो भाई शुरुआत से देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसकी शुरुआत आपको मैं थोड़ा सा ले चलूं इतिहास में, हिस्ट्री में। तो ये बुक आपको थोड़ा सा बच्चों हिस्ट्री की तरह भी पढ़नी है, क्योंकि कुल मिला जुला करके अब तक हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है वो सब हमें इस बुक में पढ़ना है। तो भैया अभी चल रहा है 2021, तो 2021 से पहले पहले हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे एक एक करके डिटेल से पढ़नी है। अब जब हमें एक एक चीजें पढ़नी है तो वो एक तरह से हिस्ट्री हुई ना। देश जब से आजाद हुआ, देश पे किसी ने भी शासन किया हमारे, तो वो सारी चीजें हिस्ट्री है। तो कुल मिला जुला के ये बुक आपको हिस्ट्री की तरह पढ़नी है, लेकिन वैसी वाली हिस्ट्री नहीं कि भैया आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ये। ठीक है भाई, हमारी इंडिया के बारे में हम और अच्छे से जान पाएंगे। तो भाई इंडिया के बारे में जानना है तो सबसे पहले हिस्ट्री पे चलेंगे कि हमारे ऊपर जो शासन चलता था, मुगल एम्पायर था।
मुगल एम्पायर से पहले भी कई सारे एम्पायर्स थे, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल से पढ़ाया नहीं जाता। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे जो जब इंडियन टाइम के राजा रहते थे उनके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं जाता। आप में से किसी बच्चे को नाम भी याद नहीं होंगे ज्यादातर राजाओं के। आपको मुगल एम्पायर में जितने राजा थे उनके सबके नाम याद होंगे। भैया नमस्ते। अकबर, ये कौन था भाई? चिंटू। अरे भाई, ये पीस क्लास में क्या कर रहा है भाई तू? शांति से बैठ जा और ध्यान ध्यान दे। ठीक है। भाई बहुत ही बेसिक सी चीज बता रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम की हमारी गड़बड़ी है कि हमें हमारे राजाओं के बारे में नहीं बताया, हिंदू राजाओं के बारे में नहीं बताया गया है। और मुगल एम्पायर के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और उसके बारे में हमें जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी है। तो उस सिस्टम को दूर करेंगे कि फ्यूचर में अगर हम उस लायक बने कि इस सिस्टम को खत्म करना है, और हमें अपनी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है भाई। तो देखो, वैसे पढ़ना तो पड़ेगा आपको कि भाई अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते हैं, तो सबसे पहला आपके ऊपर कौन से अंग्रेजों ने शासन किया, भारत की खोज किसने करी, इन सब के बारे में आपको छोटी सी बात बता दो। तो इंडिया की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1498 में। इंडिया को खोजा गया था एक पुर्तगाली पुर्तगाली इंसान आया हमारे देश में, जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत पहुंचता है 1498 में, यानी सबसे पहले ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स नहीं हम बोल सकते, यूरोपियंस यूरोपियंस हमारे देश में आते हैं कब? 1498 में। क्लियर? तो 1498 में एक तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं अपने इसकी। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, भाई हमारे ऊपर तो शासन किसने किया था? हमारे ऊपर शासन ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? तो ब्रिटिशर्स आए थे बच्चों 1600 में। ब्रिटिशर्स सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे देश में सबसे पहले आए पोर्चुगीज, जिसमें आने वाला सबसे पहले कौन था? वास्को डिगामा। तो भाई वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका क्या ये मोटिव था हमारे देश में आकर के हमारे ऊपर राज करना है? तो बच्चे ये राजवाज करने का इनको कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये एक बेसिक सी चीज के लिए इंडिया में आए थे, जिस चीज के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस होता था पहले के टाइम पे, और वो चीज थी हमारी मसाले। मसालों की खोज में वास्को डिगामा भारत आया था। तो भाई मसाले क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो मसाले आप बोलोगे भैया खाने में डालने के लिए, तो जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा जाओगे ना तो वहां पे ज्यादा मसाले लोग खाते नहीं है। वहां पे ज्यादा मसालों का खान पान चलता नहीं है भैया, मसाले कम खाते हैं वो लोग। इंडिया वाले बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं। ठीक है। तो वो फिर मसालों का क्या करेंगे? तो भाई मसालों का उनका बेसिकली काम होता था कि पहले के टाइम पे ना फ्रिज नहीं होते थे। तो फ्रिज नहीं होते थे तो एक तरह से वो मीट बहुत ज्यादा खाते हैं। यूरोपियंस कंट्री में बहुत ज्यादा मांस खाया जाता है। तो मांस जब वो ज्यादा खाते हैं तो उस मांस को जब वो मारते थे तो वही ज्यादा समय तक मांस ताजा रहेगा नहीं, फ्रेश रहेगा नहीं। इसके लिए वो उसको एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए इस मसालों की एक लेयर बनाते थे और उस मांस के ऊपर लगाते थे, जिससे वो कुछ टाइम तक चल जाता था, काफी लंबे समय तक। ठीक है। तो ये एक तरीका था मसालों का। ठीक है। बाकी वो मसाले वैसे ज्यादा खाते वाते नहीं थे। मसाले सिर्फ वो अपने मांस को बचाने के लिए, सेव करने के लिए मसालों का लेयर बना करके उसमें यूज करते थे। तो वास्को डिगामा आया भाई 1498 में भारत आया, और उसने देखा भाई यहाँ तो बहुत सारे मसाले हैं। तो वो जब यहाँ से मसाले लेके गया ना तो उससे उसने यूरोप में इतने रुपए कमाए, इतने इतना अमीर हो गया वास्को डिगामा। अब जब एक बंदा आ जाएगा तो उसके पीछे पीछे और आएंगे। तो फिर उसके बाद एक के बाद एक अभियान चालू हुए, और उसमें 1600 में ब्रिटिशर्स आए। उसके बाद 1602 में 1602 में ही हमारे डच आते हैं, डच जो हैं। उसके बाद हमारे फ्रेंच भी आते हैं। ठीक है। फ्रेंच और डेनिश, डेनिश भी बोलते हैं कुछ लोग, वहां पे डेनिश बोलने वाले भी आए। तो फ्रेंच, डेनिश, डच सब आए, लेकिन इन्होंने कभी हमारे यहाँ पे राज नहीं किया। इनका राज नहीं था। राज था सिर्फ एक पोर्चुगीज का और एक ब्रिटिशर्स का। सबसे पहले शुरुआत होती है भाई पोर्चुगीज से। पोर्चुगीज पहले आए तो जो पहले आता है वो पहले पाता है वाला सीन है। तो उन्होंने पहले कोशिश करी कि भैया क्यों ना हम इंडिया पे राज करें। तो भाई जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे यहाँ पे राजा उस टाइम पे बहुत मजबूत होते थे। मतलब जब ये आए, क्या नाम है इनका, पोर्चुगीज आए, तो उस टाइम पे हमारे देश में थे सिकंदर लोधी, जहांगीर, अकबर, ऐसे ऐसे राजा थे। तो ये काफी स्ट्रांग पावरफुल राजा थे। तो इनसे हमारी सत्ता छीनना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया भैया, इंतजार किया कुछ समय का, जब तक इनके जो ये बड़े बड़े नाम थे, औरंगजेब, जहांगीर, यहाँ तक तो मामला फिट था। यहाँ पे इन्होंने रूल करने की कभी नहीं सोची। ये ट्रेड मोटिव से यहाँ पर दिखाते थे कि हम ट्रेड करने के लिए आए हैं, और इन राजाओं से डरते थे अंग्रेज भी।
ठीक है, क्योंकि भाई इनको सेना भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे टाइम के साथ जैसे जनरेशन चेंज हुई तो वो राजा भी वैसे ही ढीले ढाले आने लग गए। अब ढीले ढाले राजा आने लग गए तो फिर क्या होगा भाई, उनपे राज करना और आसान हो जाएगा, राज करना इजी हो जाएगा। तो फिर वहां से उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे इनके ऊपर राज करेंगे। तो पहली लड़ाई जो सबसे पहले हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में, वो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली हमारी होती है यहाँ पे। बैटल ऑफ स्वाली के पीछे क्या रीजन था ये आपको समझा दूं कि सबसे पहले देखो पोर्चुगीज आए और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स आए। तो हमारे जो राजा थे वो पोर्चुगीज को ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि ये पहले आए थे, इन्होंने वहां पे कब्जा भी जमा रखा था, तो उनकी नजर में पोर्चुगीज शक्तिशाली थे। बट ब्रिटिशर्स ने इनको दिखाने के लिए कि इनसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हम लोग हैं। बैटल ऑफ स्वाली आप 1611 में इसको नोट कर सकते हैं कि 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होती है। ब्रिटिशर्स ने ये दिखाने के लिए कि भाई पोर्चुगीज में इतनी पावर नहीं है, उनसे ज्यादा पावरफुल हमें, तो एक लड़ाई लड़ी किसके साथ, पोर्चुगीज के साथ। बैटल, इस लड़ाई में आप देखोगे भैया पोर्चुगीज बुरी तरह हारते हैं और इस लड़ाई में जीत जाता है कौन, ब्रिटिशर्स। और जैसे ही ब्रिटिशर्स जीतते हैं भैया तो डोमिनेट हो जाता है किसका, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का। और राजाओं को खुश करने के लिए जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उस टाइम पे, मतलब जो भी जहाज लेके आते हैं अपने साथ, वो कई सारे पानी के जहाज राजाओं को गिफ्ट करते हैं। तो राजा खुश हो जाते हैं और राजा इनको परमिशन दे देते हैं, चलो बेटे आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। बैटल ऑफ स्वाली से एक तरह से इनके लिए नींव मजबूत हो गई ब्रिटिशर्स के लिए कि अब ये इंडिया में ट्रेड कर सकते थे इजीली। अब जब ये इंडिया में ट्रेड कर सकते थे भैया, तो इसके बाद अब धीरे धीरे आकांक्षाएं बढ़ती हैं। आपको वही ना, उंगली पकड़ाओ तो आप गला पकड़ने की कोशिश करते हो, यही शुरुआत होती है अगली लड़ाई से। नेक्स्ट लड़ाई होती है हमारी बैटल ऑफ सी। हमें ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी, थोड़ी 2-3 लड़ाइयों के बारे में समझना है बस, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल को आप कहीं कोर्स करने जाओगे तो यही सारी चीजें आपको 10-10 हजार रुपए में बताई जाएंगी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है बच्चों आपकी 1757 में। 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी होती है। इस बैटल ऑफ प्लासी में आपकी दो तरफ की लड़ाई होती है। देखो भाई दो तरफ कौन कौन होते हैं, एक तरफ तो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं, दूसरी तरफ आपके बंगाल के जो राजा हैं। बंगाल पूरा एक अलग एरिया होता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था वहां पे। बंगाली जो आज हम बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिलाकर के बनाते हैं, वो पहले एक होता था, बंगाल होता था। ठीक है भाई, तो वहां पे काफी बड़ी हमारी एक मतलब पावर थी बंगाल में। तो वहीं पे ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी को सेटअप किया। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंपनी सेटअप करी, तो वहां के राजा ने उसको ज्यादा दिन तक वहां पे कंपनी सेटअप करके रहने नहीं दिया। और भैया ऐसे में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। इस बैटल ऑफ प्लासी में देखो भाई दो तरफ, एक तरफ राजा होता था सिराज, एक तरफ राजा है सिराज, एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, इनका जो हेड है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो बच्चे इस लड़ाई में एक तरफ सिराज के पास इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास कुछ सैनिक थे, उनके पास बस बंदूकें थी, ये एडवांस था। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी को नहीं हरा सकते। ये सेना हारती है, सिराज हारता है इस बैटल को। किस वजह से, जो सिराज का अपना सेनापति है, सेनापति का नाम है भैया मीर जाफर। इंडिया देखो भैया आज तक, चाहे 1757 हो चाहे 1857 हो, जब हमने रिवॉल्ट किया था एक, समझ रहे बात को, या इंडिया आज 2020 हो, हमेशा इंडिया अपने वजह से आ रहा। यहाँ पे भी हमने यही चीज, मीर साथ मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्यों मिला जी, छोटे से लालच के लिए कि भैया जैसे ही सिराज मरेगा, अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, मीर जाफर। और इन्होंने मतलब लालच के चक्कर में सिराज के साथ नहीं दिया और हार गए। और बहुत जल्दी मीर जाफर को भी पता चल गया था कि वो राजा बनाया गया है तो सिर्फ कठपुतली वाला राजा बनाया गया है। पावर सारी किसके पास आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बंगाल का एरिया है उसको हारा, मीर जाफर को हरा करके। फिर अगली तीसरी लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है उसके कुछ ही सालों बाद 1764 में।
1764 में हमारी बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है। इसमें आपका एक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कौन लड़ रहा होता है, इसको समझो, एक ट्रायो बोल सकते हैं हम इनको, 3 लोग मिलकर के लड़ रहे होते हैं किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस ट्रायो में आपके नाम आ जाएंगे भैया, एक तो यही बंगाल के ही तरफ से जो मीर जाफर था, इसका ही बाद में दामाद होता है मीर कासिम। ये मीर कासिम इसको भी मार देता है मीर जाफर को सत्ता छीनने के लिए। सबसे पहला नाम आता है इसमें मीर कासिम, जो बंगाल का ही होता है। दूसरा आपका आता है भैया साउद्दौला। साउद्दौला नाम, ये भी आपका क्या बोलते हैं, एक आपका क्या बोलते हैं इसका नाम, मगध। मगध एरिया में ये राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। और तीसरा जो हमारे शाह आलम, जो हमारे दिल्ली सल्तनत मतलब जो दिल्ली में मुगल एम्पायर के लास्ट राजा रहे, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक तरफ मिलकर के लड़ते हैं और दूसरी तरफ लड़ता है ब्रिटिशर्स अकेले। आप देख रहे हो ये 3 लोग एक साथ मिलकर के लड़ते हैं, लेकिन इसमें से ये शाह आलम भी नहीं लड़ता, शाहउद्दौला भी नहीं लड़ता सही ढंग से, सिर्फ मीर कासिम अकेले लड़ता है। तो ये इस बैटल को भी हार जाते हैं, क्योंकि भाई ये वही बात, इनको थोड़ी सी रियायत दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप अगर इस लड़ाई में नहीं लड़ोगे तो हम आपके लिए पेंशन लगवा देंगे, आपको पूरा जो आपका राजशाही पैसा आता है वो पैसा देते रहेंगे आपको टैक्स के तौर पे, आप बस इस लड़ाई से दूर रहो। और ये इस लड़ाई से दूर हुए और यहाँ पे फिर बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। और 1764 में इनका पूरे इंडिया पे राज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मुगल एम्पायर का जो लास्ट आपका राजा है शाह आलम द्वितीय, वो भी इसमें हार मान लेता है अपनी। और जब उसने भी हार मान ली तो फिर गया काम से, अब इंडिया गुलाम हो जाता है किसका, ब्रिटिशर्स का। तो इसकी शुरुआत एक तरह से हमारी मानी जाती है 1757 से। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं तो वहीं से उनकी राह आसान हो जाती है। तो 1757 से 1947 लगभग 190 ईयर्स, 190 ईयर्स की ये पूरी कहानी है, 190 साल, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का 200 साल का शासन। राउंड फिगर कर देते हैं हम इसे, क्या कर देते हैं, राउंड फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ऊपर नहीं दिखता है, ऊपर नहीं दिखता है तो भैया नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक का दिख रहा है मेरे को एक बार यश बता देगा। हाँ, मैं अगर यहाँ तक लिखूं, यहाँ तक दिख रहा है। यस सर, और दिख रहा है। अबे यार तेरे दिख से रहा थोड़ी है, पूछा तो बोल। नीचे का तो दिख रहा है। यस से पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में लिखो ना, उसकी दिक्कत होती है यार, तुम्हारे थोड़ी होती होगी दिक्कत। तो भाई ये कहानी हिस्ट्री नोट कर लेना भाई, ठीक है, ये थोड़ी नॉलेज वाली बातें हैं, ये सब चीजें नोट कर लेना। और बाकी तो मुंह जुबानी सुननी है तुम्हें, याद रखनी है। 3 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ स्वाली जो पोर्चुगीज के बीच में और किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद लड़ाई होती है हमारी बैटल ऑफ प्लासी, जो हमारे बंगाल के जो राजा थे उनके बीच में। और ठीक है, कौन सा चैप्टर है भैया ये, तो भैया ये अभी चैप्टर तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी मैं थोड़ी सी भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से आपके लिए भूमिका बनाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। छोटी सी बातें बताई जा रही हैं आपको, सिंपल सिंपल सी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से हमारे ऊपर शासन करती है। अब देखो 1957 से 1947 तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। राज क्या किया, ठाट किया, पूजा पाठ किया, सब कुछ 4 को 8 किया, मतलब पूरा मजे लिए इन्होंने। क्या लिए भाई, मजे, फुल मजे लिए। 200 सालों तक जितना लूटा था हमारी इंडियन इकोनॉमी को लूटा। तो बोलते नहीं है इंडिया सोने की चिड़िया होती थी, तो भैया उसको कूड़े की चिड़िया बना दिया इन्होंने 1957 से 1947 में। अब हमारी जो बुक स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होती है भैया कि 1947 में। 1947 में देश आजाद होता है, 15 अगस्त 1947, सबको डेट याद है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी भी ऐसी मिली कि भैया कई सारी त्रासदी आपको देखने को मिली। पार्टीशन देश का होता है, 2 भाग बन जाते हैं इंडिया के, तो अखंड भारत को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, पाकिस्तान और इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जो। तो भाई 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, तो इस आजादी के समय आपकी इकोनॉमी के क्या हालात थे,
क्या सिचुएशंस थे उस टाइम पे, कैसी कैसी कंडीशंस थे उस टाइम पे, उन सभी कंडीशंस के बारे में हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 बेसिकली जो चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं तो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे, मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। आपको पता ही है बहुत बुरे हाल थे, लेकिन इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको पढ़ना है कि अलग अलग इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, उन अलग अलग सेक्टर्स के बारे में एक एक टॉपिक करके आपको यहाँ पे चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी अभी कितने मिनट की हो चुकी है? 23 मिनट। अभी हमारे पास पूरे टाइम है, एक पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है, सबसे जो बेसिक चीज है, जो मतलब इंडिया का जो बेस है वो है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में। यानी बोलते नहीं है भारत कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी इकोनॉमी चलती थी। तो उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है कि आजादी के समय भारत की एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो खासियत आपको एक तरह से बताई जाए तो इसमें सबसे पहला आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए तो देखा जाए तो इंडिया है। इंडिया, अगर मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूं, इंडिया एरिया के हिसाब से इंडिया की कौन सी रैंक है, जल्दी से बताओ। इंडिया की एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में कौन सी रैंक है, जल्दी बताओ। जो 7th। बच्चा बताएगा। किसने बताया ये, किसने बताया ये बच्चे? तो मैंने अरे मैंने का नाम क्या है, मैं उसमें नहीं देख रहा ना एक्चुअली। कृतिका। कृतिका, कृतिका ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है भैया। कृतिका के लिए तालियां बजाएंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है भाई, कृतिका ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। 7th रैंक आपकी जो कंसिस्ट करता है वो है इंडिया एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबको पता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड। नंबर 1 पे कौन है ये भी पता होगा फिर तो, एरिया के हिसाब से। ठीक है, खैर उससे रशिया। हमें कुछ लेना, हाँ वेरी गुड, रशिया है, लेकिन उसका हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, नॉलेज की बातें हैं। 7th रैंक है भैया, याद किया करो थोड़ी थोड़ी चीजें जीके की, तो याद रखा करो भैया, बहुत जरूरी होती है ये। आगे इन्हीं के लिए तुम्हें 15-15, 20-20 हजार रुपए पैरामाउंट केडी कैंपस में देते फिरोगे। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब 194.6 के करीब हमारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, 194 के करीब, और उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 7th रैंक है एरिया के हिसाब से। तो यानी इतना तो हम उगा ही सकते थे कि खा सकें, एरिया इतना बड़ा, उस टाइम पे पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी, बट उसके बावजूद हमारा प्रोडक्शन का लेवल इतना लो था, इतना लो था, क्या बताएं। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ डेटा और फिगर दे रखे होंगे जिसके बिहाफ पे आप बोलते हो कि भैया इंडियन जो है हमारा, मतलब कि भाई बहुत बुरे हाल थे। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे डेटा मैं बता देता हूँ क्या बता रखे हैं यहाँ पे डेटा। ये दिक्कत है थोड़ी सी, पहले से सेटअप करके रखना पड़ता है काम। चलो भाई देखो, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन आपको दे रखा है कि 1947 में हमारे वीट का प्रोडक्शन कितना था भाई, कहता है 660 केजी, 660 केजी हमारा सिर्फ वीट प्रोड्यूस होता था। और दूसरी तरफ आप देखोगे आज के टाइम पे 660 केजी वीट की जगह आज हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है 3216 केजी, 3216 केजी। इतना ज्यादा हमने डिफरेंस लिया है, क्योंकि पहले भी एरिया यही था 7th लार्जेस्ट, आज भी एरिया 7th लार्जेस्ट ही है, बट प्रोडक्शन पहले सिर्फ 660 केजी और अब 3200 केजी पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन होता था।
तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कैसे आया? आप देखोगे भाई, पहले तो एरिया ज्यादा होता था, पॉपुलेशन कम थी। आज ज्यादातर आपने जो खेत है उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, घर घर बना दिया रहने के लिए। तो एरिया बल्कि कम ही हुआ है, पहले से ज्यादा नहीं हुआ, एरिया कम ही हुआ है। और उसके बावजूद हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया है। उसके पीछे कई सारे रीजंस है जिसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो एग्रीकल्चर की खासियत है, आजादी के समय हमारी एग्रीकल्चर की पहली खासियत आपको यहाँ पे पता चलती है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन लेवल इतना लो था कि हम एक तरह से अपनी एग्रीकल्चर को प्रिमिटिव या स्टैग्नेंट, प्रिमिटिव का मतलब है पिछड़ी हुई, स्टैग्नेंट गतिहीन, यानी ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते थे। ठीक है। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी की जगह हम लिख सकते हैं हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भाई ये बड़ी एक खासियत है भाई एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर की सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे खासियत बताई जाती है वो यही है कि हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आपको पता है भारत मॉनसून पे डिपेंड है पूरा, मॉनसून पे इंडिया पूरा डिपेंड रहता है भाई कि बारिश होगी। अभी देख रहे हो, रो रहे हैं ना हम आजकल कि बारिश नहीं हो रही भैया, बारिश नहीं हो रही, गर्मी लग रही है। तो हमें तो सिर्फ गर्मी लग रही है, किसान को इस पानी से भैया खेत में सिंचाई करनी है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। हम तो सिर्फ गर्मी के लिए बारिश मांग रहे हैं, वो अपनी फसल के उगने के लिए बारिश मांग रहा है। और अगर बारिश नहीं हुई उसकी फसल खराब हो जाएगी। और पहले ऐसे ही होता था, मानसून नहीं आता था और काम हमारा खराब हो जाता था। यानी जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, 200 साल जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसा परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं डेवलप किया। जबकि आप इससे पहले देखोगे मुगल मुगल भी हमारे ऊपर रूल करते थे ना, तो वो रूल करते थे अपनापन सोच के, क्योंकि वो यहीं रहते थे। वो एक अपनीपन वाली भावना उनके अंदर भी रहती थी, इसलिए वो यहाँ पे सही ढंग से काम कर देते थे। उन्होंने काफी सारी कैनाल्स बनाई, काफी सारी चीजें करी मुगलों ने अलग अलग टाइम पे। बट ब्रिटिशर्स का हमारे देश से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे लूटने आए थे। उनका मेन मोटिव होता था हमें एक्सप्लॉइट करना। इसलिए उन्होंने एक भी हमें ऐसा परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन डेवलप करके नहीं दिया। फिर क्या करते थे, हमारे यहाँ पे पुरानी प्रथाएं, गाने गाते थे लोग, भगवान इंद्रदेव के नाम पे यज्ञ करते थे कि भैया यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, राज हमारे भगवान खुश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ऐसे ऐसे तरीकों से, ऐसे ऐसे फंडों से आप यहाँ पे बारिश कराने की कोशिश करते थे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आजादी के समय तक हमारे देश में कोई भी ऐसा इरिगेशन का काम नहीं किया गया था, कोई कैनाल्स नहीं डेवलप की गई थी, कोई वेल नहीं खुदवाए थे आपके लिए, कोई ऐसा परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन आपको डेवलप करके नहीं दिया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से जो बनता है भैया, ये बनता है हमारा एज बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। एज बिटवीन, एज क्या होता है भैया जरा समझेंगे। एज बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। तो देखो भाई, एक होता है खेत को जोतने वाला जिसे हम कहते हैं टिलर, किसान। एक होता है ओनर जो जमींदार मालिक होता है। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता था। आपको पता है भाई पुराने टाइम से हमारे देश में क्या है कि भाई जमींदारों के पास जमीन होती थी और क्या बोलते हैं गरीब किसान उनमें खेती करते थे। तो जब जमींदार किसी को अपॉइंट करता है एज अ टिलर, तो नॉर्मली क्या होता है, आप किसी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको तो अपने प्रॉफिट से, उससे मतलब है लेबरी से। भाई मेरे अंदर कोई काम कर रहा है तो मेरा काम चले ना चले उससे उसको क्या मतलब, उसको तो अपनी वेजेस चाहिए। उसने अगर काम किया है वहां पे तो मालिक को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको अपने वेजेस से मतलब होता है। तो नॉर्मली क्या होता था कि जो ओनर ऑफ द सॉइल है, ओनर ऑफ द सॉइल क्या करते थे, टीलर ऑफ द सॉइल के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। भाई ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट शेयर करोगे। लेकिन जब इनको लॉस होता था ये कहते थे भैया तुम्हें प्रॉफिट शेयर करते हो तो तुम्हें लॉस भी शेयर करना पड़ेगा।
अब ये बताओ कहाँ तक जायज बात लगती है आपको कि भाई वो तो आपके यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है तो भाई उसको उससे क्या मतलब, वो तो अपनी वेजेस लेगा। लेकिन यहाँ पे उनको वेजेस नहीं मिलती थी। उनके साथ यहाँ पे क्या किया जाता था भाई, एक लड़ाई टाइप की बन जाती थी कि भाई वो अपनी वेजेस मांगते थे, इस वो जमींदार के मालिक उनको वेजेस नहीं देते थे। ऐसे में एक डिस्प्यूट अराइज होता था। अब जब डिस्प्यूट अराइज होगा तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होता था। तो एज बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल से आपको ये चीज समझ आती है भैया कि किस तरह जमीन को जोतने वाले और जो जमीन के मालिक थे उनके बीच में हमेशा एक लड़ाई लगी रहती थी। ठीक है, तो आपके तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझ आता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की तीन खासियत मैंने आपको बता दी है। प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज्यादा लो था, इतना लो कि आप एक तरह से बैकवर्ड एग्रीकल्चर बोल सकते थे। कोई भी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन हमें नहीं दिए गए थे। हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे किस पे? मॉनसून पे। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। और जो हमारे ओनर ऑफ द सॉइल है और टीलर ऑफ द सॉइल है, इनके बीच भी डिस्प्यूट रहता था, लड़ाई रहती थी। ये लड़ाई हमेशा ऐसी जारी रहती थी भाई, जिस वजह से काम नहीं हो पाता था, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता था, और ये एक समस्या बन गई। समझ में आता है भाई सबको? किसी को भी कोई डाउट, एक बार जल्दी से थंब दिखा दीजिए, ठेंगा दिखा दीजिए भाई अपना। चलो भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ चुका है। ठीक है, तो भाई जब वीडियो अपलोड हो तो उसमें भी ठेंगा दिखा दिया करो। धन्यवाद आप सभी का। तब अदरवाइज धन्यवाद नहीं है आप सभी का। एक और पॉइंट अगर आप इसमें ऐड करना चाहो, देखो भाई बेसिकली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है भैया 1+3 या 4 का। तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन बनता है 1+3, क्योंकि एक नंबर वाले आजकल पैटर्न चल गया ना भाई कि 10 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने। तो उसमें से इस चैप्टर में भी एक नंबर देता ही देता है। तो किसी भी टॉपिक को आपको 3 या 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे 6-6 पॉइंट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में। अरे भैया 6-6 पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। कितने पढ़ने? सिर्फ 3 या 4। 3 या 4 लिखोगे आपका काम पूरा बन जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। बस पॉइंट एकदम सही से याद होने चाहिए। साथ में याद कर लो मेरे चाहे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे पास 6 मिनट पूरे बचे हुए हैं इस वीडियो के लिए। तो उसके बाद हम एक और पॉइंट अपना कर लेते हैं कवर। और इसमें आपका आता है इंडियन एग्रीकल्चर के प्रिमिटिव या स्टैग्नेंट होने के पीछे क्या रीजंस है। ठीक है भाई, इंडियन जो एग्रीकल्चर है इसके प्रिमिटिव होने के पीछे क्या रीजन है? एक रीजन तो आप ऊपर वाला भी उठा सकते हो कि भैया हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, बारिश पे बहुत ज्यादा निर्भर थे हम। दूसरा कुछ और पॉइंट है इसके, जिसमें सबसे पहला आता है लैंड टेन्योर सिस्टम। अभी तो मैंने आपको ऊपर जो पॉइंट बताया था वो तो एक तरह से फीचर्स बताए थे कि आजादी के समय हमारी खासियत क्या थी एग्रीकल्चर की, प्रोडक्शन लो था, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन इसके पीछे होने के क्या रीजंस थे? उस रीजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लैंड टेन्योर सिस्टम। और लैंड टेन्योर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। किससे? टैक्स किससे कलेक्ट करती थी? ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करती थी, उनको हम बोलते हैं पीसेंट्स। तो जब ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करती थी तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ना टैक्स कलेक्ट करके एक बीच में अपॉइंट करती थी, जिन्हें हम कहते थे जमींदार। जमींदार अपॉइंट किए जाते थे, जमीन के मालिक भी होते थे। और इनसे कहा जाता था भैया आप जाकर के हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करो किसान से और उसको हमें पे करो। ये सिस्टम यहाँ पे चलता था। इसे हम कहते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। एक सिस्टम जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फार्मर से। अब देखो, टैक्स कलेक्ट करने के 3 तरीके होते थे। या तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद टैक्स कलेक्ट करे, या वो इनसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। खुद से टैक्स कलेक्ट करने के 2 तरीके होते थे। एक है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम और एक है महलवाड़ी सिस्टम, और एक आपको पता ही है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में आपको मैंने बता दिया कि भाई एक जमींदार अपॉइंट किया जाता था, वो जाकर के आपके लिए टैक्स कलेक्ट करता था। बट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्या है? रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों हिंदी वर्ड है। रैयत, रैयत मीन्स होता है किसान। रैयत मीन्स होता है बच्चों किसान। किसान से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी उस सिस्टम को कहते थे रैयतवाड़ी सिस्टम। और ये सिस्टम बहुत कम यूज करते थे। वो क्यों जाएंगे भाई, बड़े लोग मालिक लोग वो जाके टैक्स कलेक्ट करेंगे क्या? इसके लिए उन्होंने रखे हुए थे अपने चेले जमींदार।
दूसरा है माहलवाड़ी। माहलवाड़ी सिस्टम में आपने लगान मूवी देखी होगी, जिस भी बच्चे ने भैया ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो एक बार लगान मूवी देख लेना, आपको इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आजादी के समय क्या हालात थे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने गाना भी सुना होगा उसमें, बरसो रे मेगा मेगा बरसो, बारिश वारिश हो जाती है उसमें, है कि नहीं। माहलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि पूरे के पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था। पूरे के पूरे गांव से टैक्स लेने का मतलब है भैया कि एक इंडिविजुअल पर्सन से नहीं, पूरे गांव को बोल दिया जाता था कि 2 गुना लगान लेगा, ऐसा बोल दिया। ये माहलवाड़ी सिस्टम था। अब देखो उसमें वो भुवन जो है पूरा मेहनत करता है, पूरे गांव का टैक्स बचाता है, वो तो एक मतलब स्टोरी आपके लिए बना दी है मस्त सी। हालांकि ऐसा कोई मैच हमने नहीं जीता है कभी जिंदगी में, बाद बाद में जीता भाई, इंग्लैंड से खेला ही बहुत बाद में, जीतेंगे बाद में ही, ठीक है, आजाद होने के। तो उस टाइम पे एक कोशिश दिखाने की करी गई कि किस तरह से पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। वो टैक्स पूरे गांव से कलेक्ट किया जाता है, उससे कहते हैं माहलवाड़ी सिस्टम। किसान से कलेक्ट किया जाए तो रैयतवाड़ी सिस्टम, और जब जमींदार अपॉइंट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं भैया जमींदारी सिस्टम। और इस सिस्टम में एक खासियत थी भैया, जमींदार जो है, जो सही मायने में हमें एक्सप्लॉइट करता था, वो यही जमींदार होता था। कौन होता था भाई? यही जमींदार। तो इसका हमने पहला पॉइंट लैंड टेन्योर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ लिया है। 3 सिस्टम होते थे, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तीनों सिस्टम में हमारे सिलेबस में सिर्फ है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में एक जमींदार अपॉइंट किया जाता था, वो जमींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था। क्लियर? और आपको पता है जितना हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा बच्चों हमें एक्सप्लॉइट किया है इस जमींदार ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी मान लो कि भाई नीचे से टैक्स कलेक्ट करके लाना है, 10% टैक्स, 10% टैक्स कलेक्ट करके लाओ। ये जमींदार क्या करते थे, नीचे से 50% यानी हाफ ऑफ द क्रॉप खुद ही ले लेते थे, ऊपर देते थे 10% और बाकी का 40% कौन रख लेते थे? खुद रख लेते थे। जमींदारी बहुत खराब सिस्टम था। पूरा एग्रीकल्चर को जो खराब किया हमारे इन्हीं जमींदार ने किया। मैंने हमेशा कहा ना आपको कि इंडिया अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से हमेशा हारा है, और यही जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। ये जाने नहीं देते थे इनको, क्यों? इनको तो फायदा होता था यहाँ पे पूरा का पूरा। इस वजह से बच्चों, आप सही मायने में देखो तो 200 सालों तक, 1857 में हम पूरी तरह से जीत चुके थे भाई। बच्चे, अंग्रेजों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा था यार, हमने सबको मार दिया था। उसके बावजूद भैया हम उस लड़ाई को जीत नहीं पाए। क्यों? अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से। कभी पढ़ना हिस्ट्री, 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था भाई, रिवॉल्ट जब हुई थी, इस रिवॉल्ट में अपने ही लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे दिया, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। कितने सारे लोग थे ऐसे जिनको मतलब अपने ही कुछ गलत लोगों के सपोर्ट की वजह से मरना पड़ा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया लैंड टेन्योर सिस्टम। इसके 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको इस टॉपिक के इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर के पहले जो 3 पॉइंट है और एक ये जो 4 पॉइंट है, ये लगभग आपका एग्रीकल्चर टॉपिक से पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अगर आप यही 4 पॉइंट भी लिख जाते हो कि एग्रीकल्चर से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें नंबर पा सकते हो पूरे के पूरे। समझ रहे बात को? 2 पॉइंट और हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि शायद वीडियो खत्म होने वाली है ये। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस, हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद। वीडियो किसी भी पल हमें टाटा बोल सकती है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो भैया ग्रुप में मेरे से पूछ सके, और आपके टेस्ट के मार्क्स में बहुत जल्दी आपको भेजूंगा, चेक करके